जय हिंद दोस्तों। कल हम अपना पहला क्लास लिए थे। उसमें संविधान और संविधान की कुछ विशेषताओं को बताए थे। आज हम अपना दूसरा क्लास ले रहे हैं, जिसमें संविधान की विशेषताओं को जानेंगे। जो विशेषताएं शेष रह गई थी, उन विशेषताओं को जानेंगे। ये जो क्लास हम ले रहे हैं, ये क्लास मैट्रिक, 11th, 12th और सभी प्रकार के कंपटीशन वाले एग्जाम में इससे प्रश्न रहेंगे। इन सबसे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो, बीपीएससी हो, सभी प्रकार के कंपटीशन वाले एग्जामों में भी इससे प्रश्न रहते हैं और क्लासिक एग्जामों में भी प्रश्न रहते हैं। तो आइए हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हम बताए थे। आज है भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले है सबसे बड़ा और लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वह विश्व के सबसे बड़े संविधानों में एक है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इसमें अगर क्रमबद्ध देखे, क्रम से देखे, तो इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। संविधान में संशोधन होने के वजह से संविधान के भाग और अनुच्छेद में परिवर्तन हुए हैं। अभी वर्तमान की बात करें तो अभी वर्तमान में संशोधन के वजह से 470 अनुच्छेद 470 अनुच्छेद है। अनुसूचियां तो 12 ही हैं, लेकिन भाग भी बदल गए हैं, 25 भाग हो गए हैं। ये संविधान में संशोधन हुआ, संशोधन होने की वजह से भाग और अनुच्छेद बदले हुए। सबसे विशालतम संविधान है। दूसरी विशेषता है कि अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कौन से शासन व्यवस्था लागू किया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था कि अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था या फिर एकात्मक शासन व्यवस्था। विश्व के सभी देशों में कहीं संघात्मक शासन व्यवस्था है तो कहीं एकात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां संघात्मक के भी कुछ लक्षण है और एकात्मक के भी कुछ लक्षण है। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था के भी कुछ विशेषताएं पाई जाती है। जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं है लिखित संविधान है। भारत में एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान होने का कारण है कि संघात्मक में शक्तियों का विभाजन होता है और लिखित रूप से विभाजन करने से बाद में कोई सरकारों के बीच विवाद नहीं होता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता है कि लिखित संविधान है। दूसरा, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जो कि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिसमें 3 सूचियां बनाई गई है। संघ सूची, संघ सूची में कुल 97 विषय थे, अब उसमें 100 विषय हो गए। दूसरी, संघ सूची में कुल 97 विषय थे, अब उसमें 100 विषय हो गए हैं, जिसपे पूरा का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के है। संघ सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार या फिर कोई भी कार्य करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, संघ सरकार को है। दूसरी, राज्य सूची। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब उसमें से घटा करके 61 विषय कर दिए गए और राज्य सूची पर पूरा अधिकार राज्य सरकार का होता है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करते थे, अब उसे बढ़ा करके 52 विषय कर दिया गया है। इन 52 विषय पर दोनों सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। हाँ, अगर विवाद की स्थिति आती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद की स्थिति आती है, केंद्र सरकार दूसरा कुछ चाहता है और राज्य सरकार दूसरा कुछ, तो उस परिस्थिति में राज्य सरकार को पीछे हटना पड़ता है और केंद्र सरकार की बातें मान ली जाती है और केंद्र सरकार के अनुसार समवर्ती सूची पर कार्य होते हैं। इसके अलावा जो इन सूचियों के अलावा कुछ विषय जो बच गए हैं, वो अपशिष्ट शक्तियां है जो केंद्र सरकार को दे दी गई है। तो इस 3 सूचियों को जरूर याद रखिएगा आप लोग। संघ सूची, जिसमें पहले 97 विषय थे, अब 100 है, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा, राज्य सूची, जिसमें 66 विषय थे, अब 61 हो गए हैं, ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। और समवर्ती सूची, जिसमें 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए हैं, ये दोनों सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन विवादास्पद स्थिति में उस पे केंद्र सरकार का पूर्णतः अधिकार हो जाता है।
इसके अलावा भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि आपातकालीन प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां दी गई है। यह आपातकालीन प्रावधान जो किया गया है, यह भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लेकर के रखा गया है, यानी जर्मनी के संविधान से लेकर के भारतीय संविधान में लिखा गया है। और राष्ट्रपति को कुछ 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 352 में लिखा गया है, यहां हम शॉर्टकट में 352 लिखे हैं। 352 में लिखा गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। पहले लिखा गया था इसमें कि अगर देश में आंतरिक अशांति होती है या फिर बाह्य आक्रमण होती है या देश किसी भी संकट से गुजर रहा होता है तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में जनता के बहुत से अधिकार छीन लिए जाते हैं, कुछ अधिकारों को छोड़ करके लगभग सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। लेकिन उसमें 44वां संविधान संशोधन हुआ और 44वें संविधान संशोधन के बाद उसमें संशोधन करके ये लिख दिया गया कि अगर बाह्य आक्रमण होगा या देश में सशस्त्र विद्रोह होगा, यानी लोग जब हथियार से लड़ने लगेंगे, उस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा 352 के अनुसार। और ये राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक देश में 3 बार लगा है। एक 1962 में जब चीन भारत पर आक्रमण किया और भारत चीन से लड़ रहा था, विपत्तियों से गुजर रहा था, तो उस समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। दूसरा आपातकाल 1971 में जब बांग्लादेश को लेकर के इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने के लिए इंदिरा गांधी दखलंदाजी की थी और पाकिस्तान से हम लोग को युद्ध हो रहा था, जिस समय अमेरिका भी पाकिस्तान का उस समय साथ दे रहा था, रूसिया हम लोग का साथ दे रहा था, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, यानी 1971 में लगाया गया था। फिर इंदिरा गांधी के सरकार में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, यानी कुल अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार कुल राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। 1962 में, 1971 में और 1975 में। ये डेट याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगाया गया, तो ये तीनों डेट याद रखिएगा। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार लगाया जाता है। दूसरी वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, आपातकालीन शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य में, किसी प्रांत में संवैधानिक शासन विफल हो जाता है, यानी संविधान में जो नियम लिखा गया है उस नियम के अकॉर्डिंग अगर शासन नहीं चलता है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यह अभी तक 100 बार से अधिक बार राष्ट्रपति शासन देश में कई राज्यों में लागू किया जा चुका है। 100 बार से अधिक बार, 100 से भी अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तीसरी आपातकालीन शक्तियां है राष्ट्रपति को दी गई है, जो वो है वित्तीय आपातकाल, जो संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार लगाया जाता है। यह कब लगाया जाता है? जब देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा होता है, जब देश में आर्थिक संकट आ जाती है, उस समय ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इसमें कोई दूसरा काम नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप ए के कर्मचारी है और ग्रुप बी के कर्मचारी है, कहने का मतलब कि जो अधिक तनख्वाह प्राप्त करने वाले बड़े बड़े कर्मचारी हैं, उनके वेतन से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं जो देश के काम में आएंगे। लेकिन यह आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। ये आपातकाल का प्रावधान ये है कि एक बार अगर लग गया तो पुनः इसे वापस लेना पड़ता है, ये स्वयं समाप्त नहीं होता है, जबकि ये 6-6 महीना पर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यह एक बार लग गया तो पुनः इसे वापस लेना पड़ेगा, अपने से स्वयं इस खत्म नहीं होगा। ये वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी देश में नहीं लगा है। ये 3 प्रकार के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई है, जो संविधान द्वारा दी गई है। इसका जिक्र हम आगे चल के बहुत विस्तृत रूप से अच्छा से पढ़ेंगे अगले क्लास में। इसके बाद मौलिक अधिकार, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, मूलभूत अधिकार दिया गया है, जिसे सरकार नहीं छीनती है। उसमें से कुछ अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाती है तो उस समय छीनती है, लेकिन माने मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसे सरकार भी नहीं छीन सकती है। यह संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिया गया है, ताकि जनता का, लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच
मौलिक अधिकार दिया गया है और यह मौलिक अधिकार भारत के संविधान में शामिल किया गया है अमेरिका के संविधान से लेकर के। हम स्रोत पढ़ाएंगे अगले क्लास में, जब तीसरा क्लास लेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि संविधान में कहां से क्या लेकर के रखा गया है, यानी संविधान के स्रोत पढ़ाएंगे। अभी ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच लिखा गया है। यह मौलिक अधिकार लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद एक तरह का अधिकार हो माने जनता को देना था, लेकिन उस समय हमारा देश उतना विकसित नहीं था जब संविधान लिखा जा रहा था। संविधान वेता सोचे कि सभी अधिकार तो सरकार नहीं दे पाएगी, इस वजह से कुछ अधिकारों को डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व में रखा गया। नीति निर्देशक तत्व का ही अर्थ होता है नीति बना करके सरकार को निर्देशित किया गया। कहा गया सरकार से कि सरकार जब आप सक्षम हो जाएंगे, जब आपके पास पैसा हो जाएगा, तब हमारे जनता को ये नीति निर्देशक तत्व में जिन अधिकारों को दिया गया है वो सभी अधिकार आप धीरे धीरे करके हमारी जनता को देंगे। नीति निर्देशक तत्व यानी नीति निर्देशक सिद्धांत में जो अधिकार है उसके लिए हम कोर्ट में अदालत में नहीं जा सकते, यानी अबाध योग्य है। इसको हम नीति निर्देशक तत्व एक टॉपिक लेंगे एक क्लास में, इसको डिटेल्स में हम समझाएंगे। एक हमारा क्लास होगा मौलिक अधिकार पर, जिसको हम सभी अनुच्छेद को 12 से लेकर 35 तक पढ़ाएंगे। या नीति निर्देशक तत्व जब पढ़ाएंगे तो उसमें 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद को पूरा डिटेल्स में बताएंगे। अभी ये जानिए कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा अधिकार है जो सरकार के पास पैसा होगा तो सरकार देगी। इसीलिए इसे केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो पैसा होने पर भुगतान होगा। इसके अलावा भी हमारे संविधान की कई विशेषताएं हैं, जैसे पूर्ण वयस्क मताधिकार। मित्रों बात करें तो विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो एक साथ सबको मत देने का अधिकार दिया, लेकिन भारत एक ऐसा देश है विश्व में जो एक साथ सबको मत देने का अधिकार दिया, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सबको। जितने भी लोग थे उस समय 21 वर्ष के उम्र पूरा जो भी कर चुके थे सबको मौलिक अधिकार दिया गया। लेकिन अब 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में किया गया था उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आज भी जो भी स्त्री पुरुष शिक्षित अशिक्षित धनी अमीर सबको 18 वर्ष की उम्र जो पूरा कर लेते हैं उन्हें वयस्क मताधिकार दे दिया जाता है, यानी कि वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। 18 वर्ष की उम्र पर वोट देने का अधिकार, 21 वर्ष की उम्र पर पंचायती स्तर के चुनाव लड़ने का अधिकार, 25 वर्ष की उम्र पर विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार और 30 वर्ष की उम्र पर विधान परिषद तथा राज्यसभा के चुनाव लड़ने का अधिकार है दिया गया है। अगली विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा। अगर विधायिका, देश की विधायिका के बारे में भी हम क्लास बनाएंगे, कार्यपालिका के बारे में भी क्लास लेंगे, लेकिन अभी जानिए कि विधायिका का कार्य है कानून बनाना। देश के लिए विधायिका ही कानून बनाती है। अगर विधायिका कोई कानून बनाती है जो संविधान से मेल नहीं खाता है तो उस परिस्थिति में भारत की सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को निरस्त कर देती है। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान के द्वारा की गई है, यानी न्यायपालिका संविधान के खिलाफ जाकर के मनमाने ढंग से कोई कानून नहीं बना सकती है। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग क्लास देखें, मैं वचन देता हूं कि आप लोग परीक्षा में अच्छा अंक जरूर प्राप्त करेंगे। इसको अगर संभव हो, आपको लगता है जरूरी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।